नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे असेसमेंट, कन्वेंशनल मीनिंग एंड कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि असेसमेंट की कन्वेंशनल मीनिंग क्या है और कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर कन्वेंशनल मीनिंग क्या है। वैसे कन्वेंशनल मीनिंग को ट्रेडिशनल मीनिंग भी बोलते हैं। तो हम इसमें डिटेल से जानेंगे कि ट्रेडिशनल मीनिंग या कन्वेंशनल मीनिंग क्या होती है और कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव या अप्रोच क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले वन वर्ड अगर हम बात करें तो एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन किसी चीज़ का। तो इसमें हम क्या करते हैं, असेसमेंट में हम जांच करते हैं किसी संगठन की। तो इसमें थिंक ऑफ वन वर्ड दैट यू कैन एसोसिएट विद द वर्ड असेसमेंट। आप सोच सकते हैं, आप एक शब्द सोचें मूल्यांकन, जिसके साथ आप मूल्यांकन को जोड़ सकते हैं। मतलब आप कुछ सोचें जिसके साथ आप मूल्यांकन को जोड़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम किन किन चीज़ों का असेसमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो है वो टीचर का कर सकते हैं। अ, दूसरा जो है स्टूडेंट का कर सकते हैं। तीसरा जो है वो कैरिकुलम का कर सकते हैं। मतलब हर उन चीज़ों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं जिनको हमने स्टार्ट किया है। या फिर जैसे असेसमेंट होता है, असेस करना यानी कि जांचना। असेसमेंट जो शब्द है वो लैटिन भाषा एसिडियर से लिया गया है और जिसका मतलब होता है टू सिट विथ स्टूडेंट। टू सिट विथ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट के साथ बैठना ऐसे काम के लिए कि जो उसकी प्रोग्रेस है या फिर जो ड्यूरिंग प्रोसेस चीजें चल रही हैं उसके साथ, उसको जांचना, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। आगे जानेंगे व्हाट इज असेसमेंट। तो सबसे पहले जो असेसमेंट की बात करें हम, जो आज ने 2021 में डेफिनेशन दी थी, इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। असेसमेंट जो है इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, मतलब इसमें हम किस चीज़ का मूल्यांकन करते हैं या जांचते हैं, स्टूडेंट की लर्निंग की। स्टूडेंट ने क्या सीखा है, जो सीखा है, जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, हम क्या करते हैं, उन चीज़ों का असेसमेंट करते हैं। बारेलो ने 2021 में डेफिनेशन दी है, जो डेफिनेशन है एग्जामिन द लर्निंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग की जो एबिलिटी होती है स्टूडेंट की, उसके मतलब अधिगम की योग्यता, उसकी जांच करते हैं। तो ये मतलब उसका परीक्षण करते हैं, ये असेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट जो है जॉबनेरो ने 2021 में डेफिनेशन दी है। जो डेफिनेशन ये है, एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस होता है उसका विश्लेषण करते हैं और उसकी जो प्रोसेस होती है, मतलब स्टूडेंट का परफॉर्मेंस और प्रोसेस, प्रक्रिया किस तरीके से जा रही है जब वो परफॉर्म कर रहा है या चीज़ों को सीख रहा है, और फिर उसके बाद जब स्टूडेंट चीज़ें सीख लेता है उसके बाद कैसे परफॉर्म करता है। तो उसका उसका जो प्रदर्शन है क्लासरूम में और उसकी जो प्रोसेस है लर्निंग की, उसको एनालाइज करना, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। नेक्स्ट जो है हिडालालन 2021 में इन्होंने डेफिनेशन दी है, राइट गिव एन आइडिया ऑन स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो असेसमेंट है हमारा, उससे हमें क्या पता चलता है, हमें एक आइडिया मिलता है किस चीज़ का, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मतलब स्टूडेंट की ताकत और कमियां क्या है, उसके बारे में हमें एक आइडिया मिलता है। नेक्स्ट जो है टोराल्बा 2021 में इन्होंने एक डेफिनेशन दी, स्टूडेंट कैन गिव देयर ओन इंसाइट अबाउट अ लेसन। मतलब अगर हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, स्टूडेंट का असेसमेंट करते हैं, तो उनकी खुद की सोच डेवलप होती है लेसन के प्रति। तो ये असेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट जो है एसेटो ने 2021 में डेफिनेशन दी, इनहेंस टीचिंग स्ट्रेटजी एंड इम्प्रूव लर्निंग एबिलिटी। मतलब टीचिंग स्ट्रेटजी इनहेंस हो सकती है असेसमेंट के द्वारा, जो हम पढ़ाते हैं। जैसे टीचर का असेसमेंट हो सकता है, मैंने इससे पहले बात करी कि टीचर का असेसमेंट होता है, स्टूडेंट का होता है और कैरिकुलम का भी हो सकता है।
तो मतलब हम टीचिंग स्ट्रेटजी को इन्हेंस करते हैं वो टीचर के लिए ही है। और लर्निंग एबिलिटी है जो स्टूडेंट की, वो उसको भी लर्निंग योग्यता है, अधिगम की जो योग्यता है उसको भी इम्प्रूव कर सकता है, सुधार सकता है। तो इसके लिए भी असेसमेंट किया जा सकता है। Assessment. The purpose of gathering quantitative and qualitative data of what a student can do and how much a student possess. इसमें क्या होता है मतलब ये जो असेसमेंट है एक प्रक्रिया है। मतलब असेसमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा को इकट्ठा करने की कि स्टूडेंट क्या कर रहा है या कितना स्टूडेंट ने सीखा है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या लर्निंग की प्रक्रिया क्या है, टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी लर्निंग की प्रक्रिया क्या है, उसकी योग्यता क्या है और वो कितना सीख रहा है। इन चीज़ों की एक प्रक्रिया है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होती है, जिसमें हम जिसे माप भी सकते हैं और उसकी क्वालिटी का भी पता लगा सकते हैं। इट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला जो है गैदरिंग ऑफ डेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी असेसमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बच्चों को क्वेश्चन पेपर देते हैं और उसमें वो क्या करते हैं, आंसर को नोट करते हैं, मतलब आंसर लिखते हैं, और वो जो उनकी कॉपियाँ होती है वो हमारे लिए डेटा होता है। फिर एनालाइजिंग डेटा, फिर हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि बच्चे ने जिस तरीके से क्वेश्चन है क्या उसी तरीके से डेटा मतलब लिखा है, जो भी चीज़ें, जो भी प्रश्न जिस तरीके से दिए गए हैं क्या आंसर उसी तरीके से लिखा है। तो उसकी लर्निंग एबिलिटी को चेक करते हैं। और उसके बाद इंटरप्रेटिंग डेटा, हम क्या करते हैं, जो भी डेटा मिलता है हमें उसकी व्याख्या करते हैं। मतलब उससे हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे की एबिलिटी क्या है या बच्चे को सुधार की ज़रूरत कहाँ पे है, तो हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं। अब हम आते हैं, अभी हमने जान लिया कि असेसमेंट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ असेसमेंट। तो जो कन्वेंशनल मीनिंग असेसमेंट है उसको ट्रेडिशनल मीनिंग भी कहते हैं, ट्रेडिशनल असेसमेंट भी कहते हैं। तो देखते हैं ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ असेसमेंट क्या है। ट्रेडिशनल असेसमेंट रिफर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ टेस्टिंग which usually produce written documents such as a quiz or exam, standardized test, most state achievement test such as BECE and WASSCE are also example of traditional assessment. These comprise tests given out to a student by teachers to measure how much the student have learned. The most widely used traditional assessment tools include multiple choice test, true false test, short answer and essay types। अगर हम बात करें कन्वेंशनल मीनिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल मीनिंग को ट्रेडिशनल असेसमेंट भी बोलते हैं। मतलब इसको कन्वेंशनल मीनिंग को ट्रेडिशनल असेसमेंट भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल असेसमेंट जो होता है वो परंपरागत मीनिंग कहलाता है, तो इसको ट्रेडिशनल असेसमेंट भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये है क्या। तो जैसे परंपरागत है ना, जो हमेशा से चलता आ रहा है, जो चीज़ें हमेशा से चलती आ रही हैं वो होता है ट्रेडिशनल। तो पारंपरिक मूल्यांकन परीक्षण के पारंपरिक तरीकों को संदर्भित करता है। मतलब जो ट्रेडिशनल असेसमेंट है वो किसको रिफर करता है, कन्वेंशनल मेथड को रिफर करता है, जो आमतौर पर एक लिखित दस्तावेज प्रोड्यूस करता है। मतलब एक लिखित दस्तावेज के थ्रू होता है, जैसे कि क्विज या परीक्षा होता है, जैसे एग्जाम हो जाए या क्विज हो जाए। उसके अलावा स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो जाए या फिर मोस्ट मतलब अधिकांश राज्य उपलब्धि परीक्षण जैसे BECE, WASSCE भी पारंपरिक मूल्यांकन के उदाहरण हैं। इनमें जो शिक्षक द्वारा छात्रों को दिए गए परीक्षण शामिल हैं ताकि वो ये मापा जा सके कि छात्रों ने कितना सीखा है। सबसे पहले तो मतलब ये एक परंपरागत मूल्यांकन है जो हमेशा से चला आ रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारे एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, जो जैसे हमारे यहाँ सीटेट होता है या फिर राजस्थान का रीट होता है या यूपी का यूपी टेट होता है या फिर हरियाणा का एचटेट होता है, ये सब कन्वेंशनल असेसमेंट होते हैं।
उसी तरीके से इसमें हम ये जानते हैं कि छात्रों ने कितना सीखा है, इसमें हम ये मेज़र कर सकते हैं, ये माप सकते हैं। सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक मूल्यांकन उपकरणों में मतलब जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जाते हैं ट्रेडिशनल असेसमेंट टूल, उसमें जो इंक्लूड है, जैसे कि हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू जैसे बहुविकल्पीय परीक्षण होते हैं या ट्रू फॉल्स होते हैं सही गलत परीक्षण, शॉर्ट आंसर और निबंध टाइप ऐसे टाइप जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो शामिल होते हैं। तो आई होप आपको कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ असेसमेंट समझ में आ गया होगा। कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ असेसमेंट यानी कि ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ असेसमेंट भी बोलते हैं, जो हमेशा से चला आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो क्विज या एग्जाम जैसे इसमें बहुत सारे उपकरण शामिल हैं, जैसे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट ऐसे टाइप, या फिर जो राज्य के उपलब्धि परीक्षण होते हैं जैसे एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मतलब इसमें हम ये मेजर करते हैं कि छात्रों की नॉलेज कितनी है, कितना सीखा है छात्रों ने, तो ये हम इसमें मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। हम यहाँ पर निर्माणवाद की बात करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो पहले अगर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो सीखने के विषय में प्रारंभ से ही दो धारणाएं चली आ रही हैं। ये एक कि अधिकारी विद्वान शिक्षक ज्ञान का संप्रेषण करते हैं और ज्ञान प्राप्ति करने वाले इस संप्रेषित ज्ञान को ग्रहण करते हैं। मतलब इसमें दो धारणाएं हैं जो जैसे शिक्षक जो है वो क्या करते हैं, ज्ञान का संप्रेषण करते हैं, और ज्ञान प्राप्ति करने वाले शिक्षार्थी क्या करते हैं, इस ज्ञान को संप्रेषित ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो दूसरा ये कि सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। मतलब दूसरी पहली क्या है कि शिक्षक जो भी ज्ञान होता है वो मतलब जो शिक्षार्थी होते हैं उनको प्रदान करते हैं, और शिक्षार्थी का काम क्या होता है, वो जो भी ज्ञान टीचर द्वारा दिया जाता है वो सीखता है। और दूसरा ये है कि सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मनुष्य मतलब हमेशा सीखता रहता है, जब से जन्म लेता है और जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक वो चीजों को सीखता रहता है, एक्वायर करता रहता है। तो वो अपने पर्यावरण की क्रियाओं में भाग लेते हुए स्वयं सीखता है। मतलब इन्वायरमेंट में कोरिलेट करते हुए, मतलब जो भी वर्क होते हैं, जो भी टास्क होते हैं या फैमिली मोमेंट होता है या जो भी चीजें होती हैं उससे कुछ ना कुछ मनुष्य सीखता रहता है। तो अमेरिकी विद्वानों का ये मानना है कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक संसार में सीखने संबंधी प्रथम धारणा ही व्याप्त थी। मतलब पहले क्या थी, जो सीखने की प्रथम धारणा थी, जैसे शिक्षक ने कोई ज्ञान दिया और विद्यार्थी ने उसी तरीके से अर्जित कर लिया। तो यही धारणा थी 20वीं शताब्दी तक। दूसरी धारणा को सिद्धांत रूप में अभी हाल में ही विकसित किया गया, जो इस बात पर बल देता है कि बच्चे नए ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। मतलब जो दूसरी धारणा है, जैसे सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। तो दूसरी जो धारणा है, इस धारणा में क्या है कि जो भी चीजें सीखता है बच्चा, उससे क्या होता है, बच्चा खुद ही जो उसके ज्ञान का निर्माण होता है वो खुद ही करता है। मतलब अपनी नॉलेज बिल्डिंग बच्चा खुद ही करता है। तो इस सिद्धांत को विद्वानों ने कंस्ट्रक्टिविस्ट की संज्ञा दी है। मतलब रचनावाद भी कह सकते हो, निर्माणवाद भी कर सकते हैं। मतलब निर्माणवाद का मतलब खुद की नॉलेज का निर्माण करना, मतलब नए ज्ञान का निर्माण करना। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट? तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या चीजें आ सकती हैं या क्या है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म? अभी हमने इंट्रोडक्शन जाना, लेकिन अब हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द मेक देयर ओन नॉलेज। मतलब जो रचनावाद है इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो किस आइडिया पर बेस है कि जो लर्नर होता है वो एक्टिवली अपने जो उसकी नॉलेज होती है उसको कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि वो उसका जो स्वयं का ज्ञान होता है उसका निर्माण करता है। ये किसका मानना है? कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना है।
तो बेसिकली लर्नर यूज देयर प्रीवियस नॉलेज एज अ फाउंडेशन एंड बिल्ड ऑन इट विथ न्यू थिंग दे लर्न। मतलब इसमें क्या होता है, मूल रूप से शिक्षार्थी अपने पिछले ज्ञान को एक नींव के रूप में उपयोग करते हैं और उस पर नई चीजों के साथ निर्माण करते हैं और जो वह सीखते हैं। मतलब सबसे ज्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो प्रीवियस नॉलेज होता है। जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमारा जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होता है, हमेशा हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है वो हमेशा प्रीवियस नॉलेज होते हुए हमेशा न्यू नॉलेज को कनेक्ट करे। तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन हो प्रीवियस नॉलेज का हो और फिर उससे हम नए ज्ञान को जोड़ सकें। तो जिससे क्या होता है, जब प्रीवियस नॉलेज होगा, जो बच्चे का आधार होता है प्रीवियस नॉलेज, उसके आधार पर वो जो नई थिंग होती है या नई चीजें होती हैं या नया ज्ञान होता है, तो क्या कर सकता है, उसका निर्माण कर सकता है, वो सीख सकता है उन चीजों का। तो जो नींव होती है उसका उपयोग करके वो नई चीजों का निर्माण कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे का प्रीवियस नॉलेज। निर्माणवाद या फिर हम बात करें रचनावाद की, तो सीखने का वो सिद्धांत है जो ये मानता है कि व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा मतलब जो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं और फिर इस नए ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान को पुनर्गठित करते हैं। मतलब जो ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसका जो सिद्धांत है वो ये मानता है कि व्यक्ति जो समाज में अंतःक्रिया करता है, यानी कि समाज के लोगों के साथ मिलता जुलता है, वार्तालाप करता है, मतलब बातचीत करता है, एडजस्टमेंट करता है, शेयरिंग की भावना आती है, जो भी सोशलाइजेशन के थ्रू बच्चे का को नॉलेज आती है, वो उससे क्या होता है, बच्चे द्वारा मतलब जो उसका पूर्व ज्ञान होता है उसके आधार पर वो क्या करता है, नए ज्ञान का निर्माण करता है और इस नए ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान को पुनर्गठित करता है। तो मतलब हम चीजों को आसानी से स्टोर कर सकते हैं अगर प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हम नए ज्ञान का निर्माण करें, तो उन चीजों को हम बहुत दिन तक याद सकते हैं, हमारे नॉलेज का एक संगठन बन सकता है, मतलब हम उन चीजों को जल्दी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्टिविज्म इज एन एफर्ट टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंस विच इंस्पायर स्टूडेंट। मतलब जो कंस्ट्रक्टिविज्म है एक ऐसा एफर्ट प्रोवाइड करता है लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए जो लर्नर को इंस्पायर कर सकता है। जैसे इसमें 5 वो हैं। तो पहला जो है थिंक, यानी कि सोचना। दूसरा जो है कन्वर्स, यानी कि बातचीत करना। तीसरा जो है डिसाइड, यानी कि तय करना। चौथा जो है क्रिएट, यानी कि बनाना। पांचवा जो है इन्वेस्टिगेट, यानी कि जांचना। तो पहले बच्चा अगर थिंक करता है प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, ठीक है, कि हम आगे क्या कर सकते हैं, या फिर जितना ज़्यादा थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग करते हैं उतनी ज़्यादा हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सकती है। और जब हम ये डिसाइड कर सकते हैं तो क्या होता है, हमारा जो क्रिएटिंग पावर होता है वो अच्छा होता है, तो हम न्यू थिंग क्रिएट करने के लिए एलिजिबल मतलब हमारी एबिलिटी बढ़ती जाती है। और जब न्यू थिंग क्रिएट हो जाती है, न्यू नॉलेज क्रिएट हो जाती है, फिर इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है कि जो भी पुरानी नॉलेज जो भी हमने क्रिएट किया है क्या वो सही है। तो ये असेसमेंट होगा। तो सबसे पहले थिंकिंग बढ़ेगी। अगर प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो हमें अगर हम प्रीवियस नॉलेज को आधार बना रहे हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या होगा, यानी कि हमें थिंक करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बारे में हम बातचीत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्रिएट करना है और फिर हम क्रिएट करते हैं। और उसके बाद जब क्रिएट हो जाती है चीज़ें तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट और हम देखेंगे मतलब ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसमें कुछ वो हैं जिन्होंने अपना वो दिया था, कुछ विद्वान हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रचनावादी तथा विचारधारा का भी अपना इतिहास है। 20वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिकी शिक्षा शास्त्र जॉन डीबी ने सीखने के संबंध में 2 तथ्य उजागर किए थे। मतलब इन्होंने सीखने के संबंध में 2 फैक्ट दिए थे। अब वो 2 फैक्ट क्या हैं ये जानेंगे। तो उन्होंने 2 तथ्य उजागर किए। ये
एक ये कि व्यक्ति समाज की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हुए स्वयं सीखते हैं। मतलब इनका ये मानना है कि जो व्यक्ति है वो समाज की सामाजिक क्रियाओं में अगर भाग लेगा तो वो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता है। तो यानी कि जितना ज़्यादा हम हमारा समाज से अंतःक्रिया होगा उतना ज़्यादा हम चीज़ों को सीख सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तो वो उसका समाधान खोजने लगता है। एक तो इन्होंने ये बोला कि सोशल इंस्ट्रक्शन से सीखता है बच्चा, और दूसरी जब किसी के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो जब भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, और जब उसका समस्या का समाधान ढूंढता है तो वो क्या करता है, उसमें भी सीखता है। तो दो चीजें हैं, एक तो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है बच्चा सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हुए, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग से, मतलब किसी भी समस्या का समाधान खोजता है तो भी सीखता है। और इस प्रकार उसके ज्ञान में निरंतर वृद्धि करता है। मतलब सोशल इंटरेक्शन से और प्रॉब्लम सॉल्विंग से उसकी जो नॉलेज होती है वो बढ़ती रहती है। अधिकतर विद्वान डीबी के इन विचारों को रचनावाद की शुरुआत मानते हैं। डीबी ने अपने इन सिद्धांतों के आधार पर सीखने की समस्या समाधान विधि मेथड का विकास किया। अब इन समस्या समाधान जो मेथड है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है, वो किसने दिया? वो जॉन डीवी ने दिया। अ, अब इसमें ये विधि अपने मूल रूप से में खोज की विधि है। इसको, मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को खोज विधि भी बोलते हैं। मतलब जिससे बच्चे ज्ञान की खोज स्वयं करते हैं। मतलब जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, जब बच्चे के सामने कोई समस्या आती है तो क्या करता है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढता है। और जब वो सॉल्यूशन ढूंढता है तो क्या होता है, वो अपने ज्ञान की खोज खुद करता है कि आगे स्ट्रेटेजी क्या लगानी, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उससे नॉलेज भी आती है। तो डीबी के शिष्य हैं जो किल पैट्रिक हैं, इन्होंने सीखने की क्रिया में सामूहिक क्रियाओं को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने मतलब जो किलपैट्रिक हैं, इन्होंने बोला कि जो सीखने की क्रिया है उसमें सबसे ज्यादा जो ग्रुप क्रियाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इस आधार पर सीखने की योजना विधि का विकास किया। तो किलपैट्रिक ने किसका विकास किया? प्रोजेक्ट मेथड का। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का विकास किसने किया? जॉन डीबी ने किया। तो जिसमें बच्चे किसी योजना को सामूहिक रूप से पूरा करते हैं, तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर इनका मानना है कि जो बच्चे हैं वो अगर किसी योजना को ग्रुप में करते हैं तो क्या होता है, उससे उनको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। इन दोनों विधियों में बच्चे अपने स्वयं के प्रयास से नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मतलब इन दोनों विधियों में, चाहे वो प्रोजेक्ट मेथड हो चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो, इन दोनों विधियों में बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको न्यू नॉलेज मिलता है, मतलब नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात इस नए ज्ञान का निर्माण करते समय इन्हें निर्माणवादी विधियां कहा जाता है। डीबी के इस क्षेत्र में स्विस मनोवैज्ञानिक प्याजे का नाम आता है। प्याजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। इन्होंने इस अध्ययन के आधार पर स्पष्ट किया कि सीखना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। मतलब इनका मानना है कि जो सीखना है वो कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, मतलब यांत्रिक प्रोसेस नहीं है। अभी तो बच्चे अपने शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के साथ साथ संप्रत्यों का निर्माण करते हैं। मतलब जो प्याजे हैं इनका क्या मानना है कि मतलब बच्चे के जो सीखते हैं वो कोई यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं सीखते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो उनका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है के साथ साथ जो उनका खुद का कॉन्सेप्ट निर्माण होता है वो उससे सीखते हैं। तो प्याजे के इस सिद्धांत को सामान्यतः प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब इस इनका जो सिद्धांत ये है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, या हिंदी में बात करें तो प्रत्यय निर्माण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। परंतु क्योंकि इसमें बच्चे के स्वयं के प्रयत्न के से संप्रत्यय निर्माण की व्याख्या की गई। मतलब जैसे इन्होंने बताया कि बच्चे मतलब जब वो सीखते हैं तो उनका जो मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छा होता है, तो उसके साथ साथ उनका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी अच्छा होता है। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, स्वयं के प्रयास से ही मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। तो मतलब हमने इसमें जाना कि जॉन डीबी ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दी। उन्होंने दो चीजों को, दो फैक्ट को ज्यादा हाईलाइट किया है। पहला तो सोशल इंटरेक्शन को, और दूसरा
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। और उनके ही शिष्य थे किलपैट्रिक, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड की बात करी। उन्होंने किलपैट्रिक ने सामूहिक क्रियाओं को, मतलब जो ग्रुप क्रियाएं होती हैं, टीम वर्क होता है, उसको ज्यादा महत्व दिया, प्रोजेक्ट मेथड को ज्यादा महत्व दिया है। और प्याजे ने शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और सामाजिक विकास के साथ साथ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को ज्यादा महत्व दिया है। तो आई होप आपका ये जो भी टॉपिक है वो मतलब कंप्लीट हो गया है। और कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं। हम आगे देखते हैं। इसलिए कुछ विद्वान इसे निर्माणवाद की कोटि में रखते हैं। प्याजे के अनुसार व्यक्ति विशेष के द्वारा ज्ञान का निर्माण स्वयं अपने विचारों एवं चिंतन द्वारा होता है। इसलिए कुछ विद्वान इसे वैयक्तिक निर्माण कहते हैं। मतलब जो प्याजे के अनुसार व्यक्ति विशेष के द्वारा, मतलब किस तरीके से ज्ञान का निर्माण होता है, स्वयं अपने विचारों एवं चिंतन के द्वारा। प्याजे का मानना है कि जो बच्चे का कि ज्ञान का निर्माण होता है, वो जो उसके थॉट होते हैं, वो जो उसकी थॉट प्रोसेस होती है, एक थिंकिंग प्रोसेस होती है, उसके द्वारा उसके खुद के ज्ञान का निर्माण होता है। तो इसे व्यक्तिगत निर्माणवाद भी कुछ लोग कहते हैं। प्याजे की इस बात से तो सभी विद्वान सहमत हैं कि सीखना एक क्रमिक एवं आरोही प्रक्रिया है। मतलब एक सीक्वेंस में जो बच्चे का विकास होता है या बच्चा लर्निंग करता है, वो सीक्वेंस वाइज करता है, क्रमिक और अम, आरोही प्रक्रिया है। और इसलिए पर्यावरण एवं क्रिया, ये दो तत्व आवश्यक होते हैं। मतलब इनका मानना है कि जो बच्चा सीखता है तो उसके लिए एक तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और दूसरा जो है वो जो एक्शन करता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताई है उन्होंने, दो तत्व बताए। बच्चा अपने इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीजें सीखता है, और दूसरी चीज वो जितनी ज्यादा क्रियाएं करता है उससे भी सीखता है। फिर सीखने की प्रक्रिया को केवल प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया के रूप तक सीमित करना भी युक्ति संगत नहीं है। सीखने मतलब बहुत सारे विद्वान हैं जो इनके उससे सहमत नहीं हैं कि बच्चे प्रत्यय निर्माण का व्यक्तिगत रूप से मतलब जो व्यक्तिगत रूप से स्वयं करते हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है वो खुद अपने आप से करते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं जो वो ये चीज नहीं मानते हैं। उनका मानना ये होता है कि सीखने के द्वारा बच्चों का ज्ञानात्मक, यानी कि कॉग्निटिव, कौशलात्मक, कोनेटिव, भावात्मक और अफेक्टिव, ये तीनों प्रकार का विकास होता है। मतलब कौशल भी बढ़ते हैं, इमोशन भी बढ़ते हैं, और उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो कॉग्निटिव और अफेक्टिव, ये तीनों प्रकार से बच्चों का विकास होता है। अब हम देखते हैं कि वाइगोस्की ने क्या बोला। वाइगोस्की ने अपने अध्ययन में ये पाया कि शिक्षा की प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब उन्होंने माना कि जो एजुकेशन की प्रक्रिया है, जिससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, जो शिक्षक शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया से आगे बढ़ती है। मतलब इनका मानना है कि जो शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं उनके बीच जो अंतःक्रिया होती है, उससे क्या होता है, उनकी शिक्षा की प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया जो होती है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। ये प्रक्रिया तब तक प्रभावशाली होती है जब तक शिक्षक शिक्षार्थी और शिक्षार्थी शिक्षार्थियों सभी के बीच अंतःक्रिया होती है। मतलब इनका मानना है कि ये जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, तब ज्यादा प्रभावशाली होती है जब टीचर स्टूडेंट और स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। सभी अपने अपने मतों को प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। वाइगोस्की की इस विचारधारा को सामाजिक रचनावाद कहते हैं या निर्माणवाद कहते हैं। वर्तमान में निर्माणवादी कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। अभी अगर हम बात करें तो जो क्लासरूम है उसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।